स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की सेकंड क्लास लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है हिंदी की, जिसमें हमने वर्ण विचार हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये स्टार्ट करवा चुकी हूँ। अब आज हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। थोड़ा सा मैं पहले रिवाइज़ करवा दूँ आपको कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। एक बार फटाफट देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। चलो देखो, तो वर्ण विचार हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने किया कि वर्णों के दो भेद हैं। अब मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी है पहली क्लास, वो पार्ट 1 देख लेंगे वर्ण विचार का। वर्णों के दो भेद किए थे, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर होते हैं जो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों के 3 भेद पढ़े थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, ये 4 आते हैं उसमें। ये जो हमने लिखे हैं, अ, छोटा ई, छोटू ऊ और री। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसमें आते हैं ये वाले। ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, मतलब बड़े स्वर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मीनिंग होता है जिसमें ये वाला चिन्ह लगा होगा, एस, इंग्लिश का एस और हिंदी का 3 होता है। जैसे ये लिखा है मैंने कुछ एग्जांपल्स, तो इनको हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसको बोलने में 3 मात्रा जितना समय लगता है। ऐसे ही जो हमने पीछे पढ़ा दीर्घ स्वर, इसको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। ये मैं लिखवाना भूल गई थी लास्ट टाइम, तो ये लिख लेंगे द्विमात्रिक, क्योंकि इसको बोलने में 2 मात्रा जितना समय लगता है। और जो ह्रस्व वाला है उसको हम एक मात्रिक कहते हैं क्योंकि इसको बोलने में 1 मात्रा जितना समय लगता है। सो क्लियर है। अब आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था अयोगवा क्या होते हैं। अयोगवा होते हैं जिनको ना तो स्वरों में ना व्यंजनों में काउंट किया जाता है। ये 2 को हम बोलते हैं अयोगवा। चलिए आगे मैंने अन्य भेद करवाए थे, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ये 2 जो अनुस्वार और विसर्ग लिखा है, ये अयोगवा के टाइप्स हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दिया है। और जो अलग भेद थे, अन्य भेद थे, अनुनासिक और निर्नुनासिक, ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन करवाई थी। उसके बाद व्यंजन लिखे हमने। व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों के भी 3 भेद हैं, एक स्पर्श है, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया था कि क से म तक जितने भी स्वर हैं, क से म तक जितने भी व्यंजन हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और अंतस्थ में हमारे पास आते हैं ये 4, य र ल व। ऊष्म में भी ये 4 आते हैं, श श स ह। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन भी पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद अब हम आज कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो संयुक्त व्यंजन तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, इसके स्पेलिंग देख लेना। इसको ऐसे लिखते हैं, उत्क्षिप्त। तो यहाँ से मेरा ये पार्ट 2 शुरू हो रहा है जो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊँगी आपको। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको हम उत्क्षिप्त भी बोल सकते हैं या फिर बड़ी बार इसको द्विगुण नाम से भी पुकारा जाता है। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण, कौन कौन से हैं? ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। अब इसकी एग्जांपल्स पूछ ली जाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कहाँ हुआ है, या इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो फॉर एग्जांपल शब्द है पढ़ाई। पढ़ाई में ये देखो ये यूज़ हो रहा है ना, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। पेड़ उत्क्षिप्त है। तो इस तरह वाली एग्जाम्पल जिसमें ये यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। चलिए, अब हम लास्ट क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं कि व्यंजन 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। ये हो चुका है हमारा। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। और मैं आपको बोलूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% श्योरिटी है
जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे पटवारी, जिसमें भी हिंदी आती है उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो जब मैंने आपको स्पर्श व्यंजन करवाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, स्पर्श करती है मतलब छूती है। तो वो मुंह के कौन कौन से भाग होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। देखो, एक है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 भाग होते हैं। कंठ जिनको बोलते टाइम जो आवाज़ है वो गले से आती है सीधा, तो हम उनको बोलते हैं कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण में देखो ये मैंने व्यंजन लिखे हैं क से म तक। कंठ्य वर्ण कौन से हैं? क वर्ग मीन्स क वाली लाइन। क वाली लाइन कौन कौन सी है? क, ख, ग, घ, ड। अब आप इसको बोलकर देख सकते हो, आपने खुद बोल के देखना है क, ख, ग, घ, ड। जब आप बोलोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो आवाज़ है वो सीधा गले से आ रही है, कंठ से आ रही है। इसको बोलते टाइम जीभ मुंह के किसी भाग को टच नहीं कर रही है ना, आवाज़ सीधा गले से आ रही है, तो ये कंठ्य वर्ण है। अब ये जो बाद वाले ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले लाइन वाइज चलते हैं। पहली लाइन जो है ये कंठ्य में आएगी। उसके बाद आगे है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण में देखो च, छ, ज, झ, अन, ये वाली देखो सेकंड वाली लाइन। अब जब आप इसको बोलकर देखोगे तो जीभ तालु से टकराती है। आप बोलो च, छ, ज, झ, अन। जीभ जहाँ पर टच हो रही है ना उसको तालु बोलते हैं। आप बोलोगे तो आपको समझ आएगा कि जीभ कहाँ टच हो रही है, जहाँ पे भी टच हो रही है उसको तालु बोलते हैं, इसीलिए ये तालव्य वर्ण है। उसके बाद थर्ड है मूर्धन्य वर्ण। बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, अण। जब आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जीभ का आगे वाला भाग है वो ऊपर टच हो रहा है, तो जहाँ पर वो ऊपर टच हो रहा है उसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, अण। जीभ का आगे वाला पार्ट ऊपर टच होता है तो उसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण। ये वाले आ गए इसमें। उसके बाद दंतव्य। दंतव्य होते हैं जिनको बोलते टाइम जीभ दांतों से टकराती है। बोल के देखो त, थ, द, ध, न। जीभ दांतों से टकराएगी। उसके बाद है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमारे होंठ आपस में मिलते हैं। देखो बोल के देखो प, फ, ब, भ, म। जब इनको बोलोगे तो आपके होंठ आपस में मिलते हैं, तो ये आएंगे ओष्ठ्य वर्ण। अब हमारे ये पांचों हो गए कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य। अब आप देखो ये आपने याद कैसे रखना है, लाइन वाइज याद रखना है। सबसे पहली वाली जो लाइन है क, ख, ग, घ, ढ, ये कौन सी है? कंठ वाली। सेकंड वाली च, छ, ज, झ, ण वाली तालव्य वाली। तीसरी वाली मूर्धा, ये दंत, और ये लास्ट वाली ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ऐसे ही लाइन वाइज याद रखना है आपने। पहले तो ये याद रखनी पड़ेगी ना क से लेकर म तक, फिर लाइन वाइज याद रखो। पहली लाइन कंठ, दूसरी तालु, तीसरी मूर्धा, चौथी दंत, पांचवी ओष्ठ। अब ये तो हो गए व्यंजन जिनको आप बोलकर देख सकते हो, बोलकर हमें पता लग जाता है, इनको हमें बोल के पता लग जाता है। बट अब इसमें कुछ स्वर, कुछ अंतस्थ, कुछ ऊष्म व्यंजन भी आते हैं जिनको हम बोलकर नहीं देख सकते, तो आपको उनको लर्न ही करना पड़ेगा, और कोई भी इसका मेथड नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे कंठ्य में क वाली लाइन तो आएगी ही, साथ में आपको ये 4 लर्न करने पड़ेंगे कि अ, आ, ह और विसर्ग। विसर्ग वाले जो शब्द हैं वो भी कंठ्य में आते हैं।
ये चारों लर्न करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है तालव्य। तालव्य में आपको क्या लर्न करना है? ई य श। अगर आप ऐसे ही इकट्ठे बोलकर इकट्ठे बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ई य श मैंने भी ऐसे ही याद रखा है। जैसे सबसे पहले कंठ है, मुझे क वाली लाइन तो याद ही है कि वो उसमें ही आएगी। अब मुझे जो एक्स्ट्रा वाले याद रखने हैं तो मैं उनको ऐसे बोल के देख लेती हूँ। अ आ ह विसर्ग। जब आप 4-5 बार पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सभी ऐसे ही याद करते हैं। ई य श ये हो गया। फिर मूर्धन्य में कौन से हैं? री र श, री र श। दंतव्य में ल और स। ओष्ठ्य में उ। चलो ये हो गए। अब आगे है नासिक्य। नासिक्य या फिर हम इसको अनुनासिक कहते हैं। ये क्लियर नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। अनुनासिक लिखा है ये मैंने। नासिक्य या फिर अनुनासिक, इसका मीनिंग होता है कि जो नाक से बोले जाते हैं, नाक से बोले जाने वाले। नासिक्य मतलब नाक। अब इसमें कौन से आएंगे? ये वाले 5। अब ये कैसे याद रखने हैं मैं बताती हूँ। हर लाइन का 5वां अक्षर, ये देखो, इसको कभी कभी उन्होंने ऑप्शन में ऐसे भी लिखा होता है कि हर वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, 5वां अक्षर। ओके, हर वर्ग का वर्ग मतलब लाइन, हर वर्ग का पंचमाक्षर, 5वां अक्षर। तो ये आएंगे नासिक्य में। चलिए अब नेक्स्ट है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब होता है जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। तो इसमें आएगी ए और ए। कंठोष्ठ, जो कंठ और ओष्ठ दोनों में बोले जाते हैं। ओ। कभी कभी वो ये वाले भी पूछ लेते हैं तो मैंने लिखवा दिया आपको कि कोई भी ऐसा ना रहे कि आपको क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में और आप कर ना पाओ। बहुत डिटेल में लिखवाया है मैंने। दंतोष्ठ, जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, उसमें आएगा व वन वाला व। तो ये हो गए वर्णों के उच्चारण स्थान। अब इसमें जो आजकल मैक्सिमम ये टीजीटी आर्ट्स वगैरह के पेपर में इस तरह के पूछे जाते हैं। वैसे तो जेबीटी में भी पूछ लेते हैं, टीजीटी आर्ट्स में, पटवारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये करवा रही हूँ। देखो अब आगे है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद है। ये सारे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं देखो। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य और एक होता है पश्चिम स्वर। मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हैं तो मैं वही नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। अग्र स्वर में, अग्र स्वर का मतलब क्या है? अब जीव के प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं ना, तो अग्र स्वर मतलब जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर जो मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं और पश्चिम स्वर जो जीव के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं। अब अग्र स्वर में आएंगे ई ए। यहाँ पर मध्य में अ। जब आप बोलकर देखोगे ना आपको पता लगेगा साउंड कहाँ से आ रही है। अग्र स्वर वाले बोलोगे ई ए, तो आपको पता चलेगा ये जीव के आगे वाले भाग से बोले जा रहे हैं। अ बोलोगे तो मध्य स्वर से, फिर आ उ ओ और ओ, ये डॉक्टर वाला ओ है, ये जीव के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं पश्चिम स्वर। अगर आपको ऐसे बोल के नहीं पता लग रहा तो आपने ये डायरेक्ट लर्न करने हैं। ये सब आपका लर्न करने वाला काम है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस से लर्न करना है। बाकी जो आगे चैप्टर हम हिंदी में करेंगे वो तो हम समझ लेंगे। उसमें समझने के तरीके भी हैं, जैसे क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, है ना, समझने वाला। ये मैक्सिमम लर्न करने वाला है, तो ये लर्न करने हैं। फिर है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ मैंने बोला होंठ होते हैं, तो उसके आधार पर 2 भेद हैं। एक है अवृतमुखी और एक है वृतमुखी। अब अवृतमुखी
और वृत्तमुखी का मतलब क्या है? वृत्त है ये, वृत्तमुखी, इस तरह से स्पेलिंग है। अब देखो, वृत्तमुखी का मतलब होता है जिनको बोलते टाइम होंठ गोलाकार रूप लेते हैं, मतलब जिनको बोलते टाइम होंठ जो हैं वो गोल हो जाते हैं। कैसे? आप बोलकर देखो, ऊ ओ ओ, जब आप बोलोगे आपको पता लगेगा होंठ हमारे क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, ऊ ओ। तो ये वृत्तमुखी आएंगे। और अवृत्तमुखी जिनको बोलते टाइम होंठ गोलाकार रूप नहीं लेते, तो वो बाकी सारे जो बचे वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत का मतलब होता है जिनको बोलते टाइम हमारा मुंह पूरा खुलता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, बोलो आ, मतलब पूरा मुंह खोलो, आ, तो पूरा मुंह खुलता है, उसमें आएगा आ। अर्धविवृत जब आधा मुंह खुलता है तो उसमें ये चारों आएंगे। ये वाला जो है ये डॉक्टर शब्द में लिखते हैं ना हम, इसको आगत स्वर कहते हैं क्योंकि ये दूसरी भाषा से आया है शब्द। ओ, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, मॉल, इस टाइप से। तो ये वो वाला है। फिर संवृत का मतलब होता है जब हमारा मुंह ऑलमोस्ट बंद ही होता है, जिनको बोलते टाइम, तो वो आएंगे ई ऊ। इतना ज़्यादा मुंह नहीं खुलता ना, ऑलमोस्ट बंद ही होता है मुंह। फिर अर्धसंवृत होता है जब आधा मुंह बंद होता है, आधा खुला होता है, तो इसमें आएगा ओ और ए। बस आपको इनमें डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको इसमें यही पूछा जाएगा कि ये किस में आता है, इनमें से संवृत कौन सा है, इनमें से विवृत कौन सा है, ऐसे ऑप्शंस देंगे आपको। चलिए अब आगे करते हैं। ये हमने किए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, ये सारे हमने स्वरों के भेद किए। अब हम व्यंजनों के भेद करेंगे। देखो, व्यंजनों के भेद सबसे पहला करते हैं, सबसे पहला लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन। ये मैंने नोट्स इसलिए नहीं शेयर किए क्योंकि एक्चुअली मेरे नोट्स थोड़े से मतलब पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं, तो वो और उसमें जो भी एडिशंस होती रही वो मैं कॉपी में ही करती रही। उस टाइम मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को ऐसे पढ़ाना है ना, वो मैं अब पढ़ाना शुरू किया है, तो मैंने एडिशंस बीच में ही कर दिए हैं, तो वो आपको ऐसे समझ नहीं आने थे। जितना समझ आया, जितना समझ आ सकता था उतने की मैंने PDF बना ली, बाकी मैं आपको ऐसे लिखवा देती हूँ। तो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन इसमें कौन कौन से आएंगे? देखो, इसमें आपकी जो च वाली लाइन है ना, उसको छोड़कर बाकी सारी लाइंस आएंगी। क वर्ग, क वर्ग का मतलब है कि क वाली पूरी लाइन, क ख ग घ ड, ये सभी आएंगे। फिर त वर्ग, त से पहले ट वर्ग आता है ना, ट वर्ग पूरा आएगा, ट वाली लाइन पूरी आएगी। फिर त वर्ग पूरा आएगा और प वर्ग पूरा आएगा। च वर्ग नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारे आएंगे। तो ये है स्पर्शी व्यंजन। कंफ्यूज नहीं होना, जो पीछे हमने किया था वो स्पर्श व्यंजन था, ये स्पर्शी है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होते हैं श, श, स, ह, इनको बहुत संघर्ष पूर्वक बोला जाता है, संघर्षी। फिर थर्ड करते हैं, डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं कि कौन से होते हैं संघर्षी। नेक्स्ट हम करते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, इसमें जो हमने ऊपर च वर्ग छोड़ा ना, वो इसमें आएगा, च वर्ग, च वर्ग। और एक चीज़ ऐड करो,
जो हमने ऊपर लिखा है ना संघर्षी श श स ह, इसमें और क्या आता है, जितनी भी आगत ध्वनियाँ होती हैं, जैसे आगत ध्वनियों का मतलब जैसे फ के नीचे बिंदी लगी हो, क के नीचे बिंदी लगी हो, ज के नीचे जिसके भी नीचे बिंदी लगी होती है ना, वो सारे संघर्षी में आते हैं। इनको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं, आगत ध्वनियाँ। चलिए नेक्स्ट इज पार्श्विक व्यंजन। अब देखो ये जो हमने चार है ना, य र ल व, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो नाम भी इम्पोर्टेंट है याद रखने। अब जो ल है इसको हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वो एग्ज़ाम का लेवल वैसे भी बढ़ चुका है हर एग्ज़ाम का लेवल, तो वो पूछ लें पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ल, कुछ भी पूछ सकते हैं डिटेलिंग में। ल, इसको हम पार्श्विक भी कहते हैं, या हम पार्श्विक ही कहते हैं इसको। र का है दो नाम, वो मैं लिखवाती हूँ। ये पार्श्विक हो गया। अब र का लिखेंगे, र को कहते हैं प्रकम्पी व्यंजन, या फिर एक और नाम है इसका प्रकम्पित लुंठित व्यंजन। उसके बाद जो बचे य और व को, दोनों का एक ही नाम है। य और व को हम संघर्षहीन कहते हैं, संघर्षहीन, या फिर अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर, संघर्षहीन या अर्धस्वर। चलिए डन। अब हमारा नेक्स्ट रह गया श्वास की मात्रा के आधार पर लिखेंगे, श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो प्राणतव के आधार पर व्यंजनों के भेद। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना कि प्राणतव के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो दो भेद हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। आपने बहुत बार सुना होगा इनके बारे में, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनके बारे में, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब होता है कम, तो जहाँ पर प्राण मतलब श्वास, जहाँ कम श्वास की मात्रा लगती है वो अल्प प्राण, जहाँ ज़्यादा श्वास की मात्रा लगती है वो महाप्राण। तो हम इनको बारी बारी करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे अल्प प्राण। अब मैं आपको बता दूँ, जो हमने क वाली लाइन लिखी है ना, अल्प प्राण में आप देखो कौन कौन से आएंगे, लिखेंगे, दिखवाती हूँ मैं। पहले क ख ग ये रही। अब आपने क्या करना है ना, इनको नंबरिंग देनी है। इस लाइन को मैं फर्स्ट नंबर देती हूँ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये लास्ट वाली फिफ्थ। अब अल्प प्राण में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये लाइन के सभी आएंगे। फर्स्ट वाली पूरी, फिर थर्ड वाली पूरी, फिर फिफ्थ वाली पूरी, ये सभी आएंगे इसमें। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी हो। जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो याद भी ऐसे ही रखना है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। अब कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होते, तो अल्प प्राण है ना, अल्प का मतलब क्या होता है, कम। कम मतलब सबसे छोटा, सबसे कम क्या है, 1। तो 1 याद रखो, 1 3 5। ट्रिक भी बता दी कैसे याद रखना है। 1 3 5 ये लाइन के आएंगे, और साथ में प्लस करो और क्या क्या आएगा, य र ल व,
जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं ये भी आएंगे। और फिर और क्या आएगा, और जो उतिशिप्त पढ़े ना हमने, उसमें ये वाला उतिशिप्त व्यंजन भी आएगा, ड के नीचे बिंदी। तो ये सभी अल्प प्राण में आएंगे, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ लाइन य र ल व और एक उतिशिप्त व्यंजन ड के नीचे बिंदी। ऐसे अब लिखो महाप्राण। महाप्राण में लाइन बची सेकंड और फोर्थ, और साथ में आएगा श श स ह, और एक जो उतिशिप्त बचा ढ के नीचे बिंदी। ये सभी आएंगे महाप्राण में। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट है सघोष। सघोष और अघोष, ये पता होने चाहिए। अब इसका क्वेश्चन आता है कि घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2। ऐसे आपने हेडिंग देनी है, घोषतव के आधार पर व्यंजनों के भेद, 2 भेद हैं, एक है सघोष और एक है अघोष। और जो सघोष है इसको घोष भी बोलते हैं। चलो अब मैं लिखवा देती हूँ इसमें क्या क्या आएगा। जो सघोष वाला है इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन आएगी, और इसमें फर्स्ट और सेकंड वाली आएगी, और साथ में यहाँ पर य र ल व आएगा, साथ में ह भी आएगा, य र ल व ह। और दोनों उतिशिप्त व्यंजन भी आएंगे, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। और अघोष वाले में फर्स्ट और सेकंड लाइन आएगी, और साथ में श श और स ये आएगा। देख लो एक बार दोबारा, सघोष या फिर घोष जिसे बोलते हैं, उसमें आखिरी 3 लाइनें आएंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, य र ल व ह और ढ और ड़। अघोष में फर्स्ट सेकंड लाइन और श श स। इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर जो वर्ण विचार है हिंदी ग्रामर का, ये ख़त्म होता है। इसके आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, और अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप पार्ट 1 पार्ट 2 ईज़िली देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ हिंदी के। देन ओके, बाय बाय।